अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए डेडलाइन पर डेडलाइन देती रही, लेकिन वो किसी भी मुकर्रर तारीख पर एहतजाज करने में नाकाम रही है। लेकिन आज अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान और उनकी बहनों ने एहतजाज की कॉल दे दी है। अलीमा खान का आज अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहना था कि बानी पीटीआई ने एहतजाज के लिए 5 अगस्त की तारीख दी है। अलीमा खान की बकौल बानी पीटीआई का कहना है कि 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पर होना चाहिए। अलीमा खान ने इस मुताल्लिक़ की जरा सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। 5 अगस्त को जब इमरान खान के 2 साल हो जाएंगे, उस पे ये तहरीक पीक करेगी। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। जो भी तहरीक चलेगी, हमारी फैमिली साथ इमरान खान की रिहाई के लिए भी। अब अलीमा खान के बकौल बानी पीटीआई का कहना है कि तहरीक अगले 2-3 दिन में शुरू होनी चाहिए ताकि 5 अगस्त तक मोमेंटम बन जाए। यानी देखा जाए तो अब भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, और ये भी वाज़ेह नहीं है कि एहतजाज होगा या फिर धरना होगा, क्योंकि अगर एहतजाज 2 दिन में शुरू होता है तो फिर इसको अगस्त तक जारी रहना होगा। और दूसरा अहम सवाल यह है कि क्या अगले 2 से 3 रोज़ में तहरीक इंसाफ एहतजाज का आगाज़ कर देगी, और अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि एहतजाज करने वाले कहाँ पड़ाव डालेंगे। यानी तारीख देने के बावजूद गैर यकीनियत है कि बरकरार है, बल्कि अभाव मजीद बढ़ गए हैं। अब सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ इस बेयकीनी और बग़ैर किसी समत के एहतजाज करती है तो क्या वो इसमें कामयाबी हासिल कर सकेगी? बज़ाहिर ये मुश्किल दिखाई दे रहा है, और अगर अब की बार एहतजाज नाकाम होता है तो तहरीक इंसाफ और इदारों में मजीद फासले बढ़ सकते हैं, क्योंकि उस सूरत में ये और भी वाज़ेह हो जाएगा कि पार्टी की स्ट्रीट पावर कमज़ोर हो चुकी है और तहरीक इंसाफ के पास इसके बाद कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगी कि वो अपनी सियासी बका की जंग को लड़ सके। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर जारहाना तर्ज सियासत इख्तियार करेगी, क्योंकि अलीमा खान ने आज इस बात का भी दिया है कि बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम और सुलेमान इस एहतजाजी तहरीक में हिस्सा लेने से पहले अमरीका जाएंगे, जहां वो बानी पीटीआई की कैद और केसेस से मुतालिक आवाज़ उठाएंगे। यानी ये तासुर उभर रहा है कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर अमरीका से मदद मांगेगी और घर का मामला बाहर उठाएगी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई अपनी सियासी गुंजाइश को मजीद कम कर सकते हैं। लेकिन अलीमा खान के जरिए जो बानी पीटीआई का पैगाम सामने आया है, उससे ये लगता है कि बानी पीटीआई अपनी सारी सियासी कश्तियाँ जलाने को तैयार हैं, और वो जेल से ये पैगाम भी दे रहे हैं कि पार्टी का वो ओहदेदार जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए, वरना बानी पीटीआई बाहर आकर खुद उसको पार्टी से निकाल देंगे। यानी तहरीक इंसाफ सियासी क्रीज से निकल कर खेलना चाहती है, जिसकी तस्दीक बैरिस्टर गौहर भी कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने पार्लियामान में मुसाफ कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा था आप स्पीकर ऑफिस को यूटिलाइज़ करें, लेकिन बानी पीटीआई ने हुकूमती मुज़ाकरात की पेशकश को ठुकरा दिया था। इस वक्त बानी पीटीआई के तर्जुमान तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम न्याजुल्लाह न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याज़ी साहब, सबसे पहले तो तहरीक की कॉल समझा जाए कि आ गई है, 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पकड़े, अगले 2 से 3 रोज़ में एहतजाज शुरू हो जाए। ये सब कुछ होगा कैसे, और इतने पूरे एतमाद अंदाज में जो बानी पीटीआई तहरीक की कॉल दे रहे हैं, तो क्या तमाम तर कश्तियाँ जला दी? देखिए साहब, एक तो मेरा आपसे गिला है, आप लोगों से, मीडिया वालों से, कि आप ये नहीं बताते कि आज मुलाकात का दिन था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का एक फैसला है, और उस फैसले के मुताबिक तर्जमान ने भी मिलना था, और जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा साहब, हम दोनों ही उस टाइम अलीमा खान के साथ खड़े थे जब अलीमा खान ने अपनी 2 बहनों नौरीन और उज़मा, डॉक्टर उज़मा को सिर्फ मुलाकात का टाइम दिया गया। बाकी 6 लायर्स में सिर्फ एक गौहर खान को इजाज़त मिली और बैरिस्टर सफदर, सुलेमान सफदर को। बाकी हम 4 लोगों को परमिशन नहीं मिली, और न अलीमा खान को मिली है। अब तर्जमान या सेक्रेटरी का वहाँ जाना और आपके साथ खान की स्टेटमेंट शेयर करना बहुत जरूरी है। अब आप आ जाएं कि जी हम, लेकिन जहाँ लार्जर बेंच के फैसले नहीं माने जा रहे, आप हमें नाकामी की तरफ कि हम नाकाम हो गए। स्टेट ने जबर, जुल्म, तशद्दुद किस हद तक चली गई है, उस पार्टी को जिसने फॉर्म 47 पे इलेक्शन जीता है 8 फरवरी को, और उस पार्टी के लीडर को आइसोलेट किया गया। न्याजुल्लाह साहब, आज जो कॉल अलीमा अभी भी दे रही हैं, क्या वो खान साहब का पैगाम नहीं है? मैं उधर ही आ रहा हूँ। आज खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा पार्टी रहनुमा इस तहरीक का आगाज, और 5 अगस्त को ये तहरीक पीक पर होगी, क्योंकि आपको याद है कि एक झूठा मुकदमा तोशा खाना 5 अगस्त को खान साहब को अरेस्ट हुआ था जमान पार्क से, जहां से फैसला हुआ और वहां से अरेस्ट भी हो गए। तो 5 तारीख को खान के 2 साल हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे में मुझे 2 साल से अंदर रखा हुआ है, एस्कुलेट किया हुआ है। इस हफ्ते में तो अखबार, टीवी, हर चीज पे पाबंदी है, लिहाजा 5 अगस्त को पीक पकड़ेगी। और पार्टी रहनुमाओं को कहा है
कि जो उस पार्टी को, बल्कि अलीमा खान ने ये कहा आपके सामने कि पार्टी को टिकट दिए, पार्टी ने इलेक्शन लड़े, अब रहनुमा जो हैं वो अवाम तो खड़ी है तैयार, वो उसको पीसफुल प्रोटेस्ट, एक मेरी बात याद रखना कि मैंने हमेशा पीसफुल प्रोटेस्ट की बात की है कि उस पीसफुल प्रोटेस्ट की तरफ और अपनी पीसफुल पार्टी प्रोटेस्ट की शुरू कब से लीडरशिप होगा नाजी साहब? ये प्रोटेस्ट अगले 2-3 रोज में शुरू हो रहा है, और ज़ाहिर है इसकी डायनामिक्स क्या होंगे, इसका दायरा कार क्या होगा, अब किस अंदाज में ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ेगा कि 5 अगस्त तक पीक पकड़े, ये तय हो गया है? देखे, आज जिसकी मुलाकात हुई है वो है चेयरमैन कुंवर साहब, ठीक है। खान साहब की जो स्टेटमेंट बाहर आई है वो ये है कि आप पार्टी लीडरशिप प्रोटेस्ट करे, प्रोटेस्ट को मैकेनिज्म तो सारी लीडरशिप कर सकती है, पहले भी उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद जो पीक होगी वो 5 अगस्त को होगी इंशाल्लाह। नहीं, पीक से और मुराद क्या हमारे है? पास क्या कोई ऑप्शन, 5 अगस्त को क्या इस्लामाबाद में हम धरना देखेंगे, पड़ाव डालेंगे इस्लामाबाद में? पीटीआई क्या कर रही होगी 5 अगस्त को? देखिए मैं आपके सामने, जब मेरी मुलाकात ही नहीं तो मैं ये कह दूंगा पड़ाव डालेंगे या धरना देंगे। हमारी पार्टी की स्ट्रेटेजी है, लीडरशिप मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल मौजूद है, चेयरमैन मौजूद है, तमाम लीडरशिप है। एक पार्टी का लह अमल होगा, उसके मुताबिक होगा, चाहे वो लॉन्ग मार्च करते हैं, चाहे कहीं धरना देते हैं, पार्टी करेगी, लेकिन तमाम चीजें पीसफुल होगी, क्योंकि हमने अपना राइट नहीं लेकिन नाज़िर छोड़ा। साहब, ये 2 तय साल हो से गया कि मुज़ाकरात नहीं होंगे हुकूमत के साथ, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने कह दिया कि बानी पीटीआई ने इस हवाले से क्लियरली कहा है कि हुकूमत पे उनको कोई भरोसा नहीं है, तो मुज़ाकरात में नहीं जा रहे आप? जब मेरी जब मुलाकात हुई, जब आज अलीमा खान से जो क्वेश्चन हुआ वहां पे, उन्होंने कहा कि हमारे पास, बल्कि उसकी बहन ने कहा कि हमारे पास मुज़ाकरात की खबर नहीं है, सिर्फ तहरीक की है। नंबर 2, खान साहब ने पिछली दफा ये कहा था कि उस पार्टी से मुज़ाकरात करना तो बिल्कुल गलत है जिसके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं। जब अवाम के नुमाइंदे नहीं, उनसे क्या। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट से अगर हम मुज़ाकरात करते हैं कोई, तो वो भी मुल्की मफाद में, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी है। हम मुल्की में पैरामाउंट जो है वो रियासत पाकिस्तान है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट से बात, खान साहब ने कहा मैं तैयार हूँ मुल्क की मफाद के लिए, कोई फॉरेन पॉलिसी है, जो भी है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं एस्टेब्लिशमेंट से मुल्क की मफाद के में बात कर सकता हूँ। बाकी तो हमने हो, तहरीक का हो, आगाज तो करनी तो करनी, ये अब कोई आखिरी अफसर आखिरी ऑप्शन है, लास्ट रिजॉर्ट है जो एहतजाज का है, और फाइनल ऑप्शन के तौर पे इसको इस्तेमाल करेंगे? नहीं। देखे, हमारे पास और कोई ऑप्शन छोड़ा है? 26वीं तरमीम के बाद अल कादिर का केस हमारा नहीं लग रहा। हम कहते हैं, एक लिटिगेंट कहता है मेरा केस लगाओ। अगर एक केस में सजा याफ्ता आदमी है तो वो कहता है मेरा केस लगाओ। जब केस ही नहीं लग रहे, हम तो अदालतों में भी जा रहे हैं, झूठे मुकदमा, साइफर, इद्दत जैसे केस खत्म हो गए, हमारे पास और कौन सा ऑप्शन रह जाता है? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट करके चोरी शुदा मैंडेट जो है, जो 8 फरवरी को चुराया गया है, खान साहब ने कहा है वो हमारा मैंडेट जो है वो वापस होना न्याजुल्लाह नईम चाहिए। साहब, और देखिए ये कॉल आज एहतजाज मुतालिक बानी पीटीआई की हमशीरा ने दी है, अलीमा बीबी दे रही हैं, और उसके साथ ही वो ये जी, कह रही है कि हम रुके हुए थे, अब कासिम और सुलेमान को गो हेड दे दिया गया है। तो क्या ये समझा जाए कि फैमिली भी तंग आमद बजंग आमद, यानी वो क़यादत से भी खफा है, बदएतमादी है कि लोग नहीं कर सके, तो अब इमरान खान की फैमिली को इंटरवीन करना पड़ रहा है, खुद आना पड़ रहा है मैदान अमल में? नहीं, आज भी उन्होंने पार्टी की क्यादत को कहा है कि पार्टी की क्यादत अपने हाथ में ले इस प्रोटेस्ट को। सुलेमान और कासिम की बात ये की कि आपने कहा कि शायद हम अमेरिका की तरफ, आपने जब शुरू किया प्रोग्राम, जी जी। देखे ह्यूमन राइट्स जो तंजीमें हैं, उसमें अगर कहीं जुल्म, तशद्दद, इंसानियत के साथ जबर तशद्दद, जिस तरीके से, मैं बार बार आपको कहता हूँ कि खान को आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और उसको एक आदमी तक अखबार की रसाई, पीटीवी का टीवी भी आज खान ने कहा बंद कर दिया गया है। तो क्या ऑप्शन है? उसके बेटों ने कहा कि अगर हमें वालिद कहे या ना कहे, हम ये ह्यूमन राइट्स के जो वायोलेशन हो रही है, इसके लिए हम अमेरिका भी जा सकते हैं, कहीं भी जो भी ह्यूमन राइट्स तंजीम है, तो इस इशू को हम उठाएंगे और हम पाकिस्तान भी आएंगे। हम, क्योंकि हमारे एक लीडर के साथ, हमारे वालिद ने कहा एक लीडर है, उनके साथ अगर इस तरीके जुल्म, तशद्दद और इस तरह चीजें हो रही हैं, तो और पार्टी के साथ भी हो रही हैं, तो हम भी आके इसमें शरीक बनेंगे। तो और आप यानी फैमिली समझा जाए कि बानी पीटीआई के बेटों ने बाकायदा तौर पर सियासी तहरीक पे कदम रख लिया है? सियासी तहरीक, मैं आपको कहूंगा वो सियासी तहरीक की उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि अब सबसे पहले तो हम ह्यूमन राइट्स की इशू को एड्रेस करेंगे। नहीं, अलीमा बीबी ने कहा ना कि फर्स्ट फेज में अमेरिका जाएंगे, फिर पाकिस्तान भी आ सकते हैं, तो समझा जाए कि अब सियासत में तो आ गए हूँ। अमेरिका करें, चाहे यूके करें, चाहे किसी कंट्री में करें, ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं, उनमें ये इशू उठाया जाता है। दूसरी बात है, आप सियासी कहें तो खान की बहन खड़ी है,
कभी खान ने कहा अंदर से बैठ के मेरी बहन जो है ये मैं इस अपना सक्सेसर बनाता हूँ, जब फैमिली में इतना फैमिली मुश्किलात भी देख रही है तो उन्होंने आज तक ये बात नहीं की कि मेरी फैमिली में कोई बंदा आके मेरी सियासत को रिप्रेजेंट करे। उन्होंने पहले कह दिया था कि ये विरासती मौरूसी पार्टी नहीं है, ये पार्टी एक उसी तरह अदारा बनेगा जिस तरह शौकत खाना में। खान साहब ने हमेशा पार्टी को अदारे के तौर पर लिया है, ना कि जिस तरह पाकिस्तान का कल्चर है सियासी, वो पार्टी का कभी खान साहब ने लिया ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं जब मैं आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा हूँ तो ये मैं जाती तौर पे तो नहीं कह सकता कि ये पार्टी मेरी है और मैंने इस नहीं पार्टी नाज़िम साहब, अपने। देखिए बानी पीटीआई का तो हमने ये जो इस्तिलाह है अब इस्तेमाल होना शुरू हुई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि कायदे आज़म के बाद जो बड़े लीडर हैं इमरान खान और कुछ लोग उससे भी बड़ा समझते हैं, तो बानी पीटीआई तो दूसरी तरफ अलीमा बीबी, फिर पूछने वाले पूछते हैं कि क्या वो मोहतरमा फातिमा जना का किरदार अदा कर रही हैं, वो फातिमा जना बन रही हैं? लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, और लोगों की बातों में जो सच्चाई है वो आपको नजर आ रही है, 8 फरवरी से नजर आ रही है। अगर वो फातिमा जनाब बनती या पार्टी को संभालती तो खान साहब 2 साल से अंदर बैठ के अगर उनको कोई मायूसी होती कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं या मेरी पार्टी में कोई आगे, तो बहन को वागडोर दे देते। उन्होंने अभी तक भी अपनी पार्टी लीडरशिप के ऊपर एतमाद है। उन्होंने कहा कि वोट आपको मिला है 8 फरवरी को, आप इसको लीड करें। जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, अपोजिशन लीडर्स बैठे हैं, हमारी पार्टी के सीएम बैठे हैं। उन्होंने पार्टी की लीडरशिप पे छोड़ा है कि आप इसको मैकेनिज्म तैयार करें और इसको पीसफुल प्रोटेस्ट को लीड करें। इसमें कोई तशद्दद वाली बात नहीं होगी क्योंकि ये हमारा राइट है। लोगों का मैंडेट, मेन स्टेक होल्डर कौन है स्टेट का? अवाम है। अवाम का वोट चोरी है वो आपको ही पता है और मीडिया सबको पता है देखिए कि 8 फरवरी को क्या होगा। लास्टली न्याजी साहब, देखिए आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, 5 अगस्त का एहतजाज है कि क्योंकि बानी पीटीआई को कैद हुए 2 साल हो जाएंगे। ये सारा एहतजाज बानी पीटीआई सेंट्रिक है, पर्सन स्पेसिफिक है। अगर ये एहतजाज महंगाई पे हो रहा होता, अगर ये एहतजाज अवामी इशूज़ पे हो रहा होता, आम आदमी के प्रॉब्लम्स पे होता, तो मैं एक्सपेक्ट करता कि आम बंदा निकलता जो परेशान है, प्रॉब्लम में अंदर है, इकॉनमी ने बैडली हिट किया उसके अपने निजी मसाइल, तो वो तो फिर निकलता है। लेकिन ये फिर एक तासुर है कि ये जो एहतजाज हो रहा है सिर्फ बानी पीटीआई के लिए हो रहा है, अपना वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसके लिए आप निकलते हैं। इसका मैं मुख्तसर सा जवाब आपको देता हूँ। आपने ये देखा है कि जब भी कहीं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, सियासी तौर पर एक मुल्क मुस्तहकम नहीं होता और एक अवामी नुमाइंदे नहीं होते तो वो अवाम की बात क्या करते हैं? आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? सर आप नेशनल अभी असम्बली बजट में बैठे हुए हैं, अवाम के अभी इश्यूज़ की बात नेशनल असम्बली के फोरम पे होनी चाहिए, वहाँ पे भी नहीं होती। देखो तो वहां भी हम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? हमने अभी नहीं कहा कि जिस तरीके से आपने ये 2 साल 2022 से देखें, आप देखें कि 2022 क्या पोजीशन जा रही है। 2022 के बाद इनसे कोई चीज कंट्रोल हुई है? हमारे ऊपर इल्जाम था कि पेट्रोल जी 160 पे चला गया, अभी पेट्रोल की कीमत क्या है? अभी आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? इससे इनसे तो देखें मुझे तो नजर आ इनके रही है जब सर, आम आदमी को भी नजर आ रही है, आपको नजर नहीं आ रही ना। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस महंगाई पे एहतजाज करें, रियल इश्यूज पे एहतजाज करें। तो महंगाई की बात तो हम कर रहे हैं ना, महंगाई की बात भी कर रहे हैं और उसी अवाम की बात कर रहे हैं जिसको आपने महंगाई की चक्की में धोख दिया है। आप अवाम की तो कोई बात ही नहीं हो रही। आप अपने नेशनल असेंबली में भी, आप सेनेट के चेयरमैन की भी, आप जजेस की भी सैलरी आसमान पे जा रही है, 25-25 लाख, 30-30 लाख सैलरी। तो आपका सर दिस इज द पॉइंट ना, आपका प्राइमरी एजेंडा, प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, बाकी रेस्ट इज योर चॉइस न्याजुल्लाह न्याजी साहब। और अगर लोग ना निकले, अब भी लोग ना निकले, तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास, क्योंकि आखिरी ऑप्शन है ना सर, हमने आखिरी कॉल भी सुनी, हमने फाइनल कॉल की इस्तेलाह भी सुनी, अब फिर एक आखिरी ऑप्शन है, तो फिर इसके बाद क्या ऑप्शन होगा? जब आप लोगों की आज आज मुझे वहां पे जेल के सामने यूट्यूबर ने हमारे हमें नोटिस दे दी गए। जब आप अवाम की आवाज बंद कर दें, जब आप रिजर्व सीटें छीन लें, जब आप लोगों का इलेक्शन छीन लें, मेरे जैसे बंदे के ऊपर, मेरी 33 ईयर प्रैक्टिस है तारक साहब, मेरे ऊपर भी 5 FIR थे। मैंने क्या किया? मैं दहशतगर्द हूँ? आपको दहशतगर्द नजर आता हूँ कि दहशतगर्दी की हमारे ऊपर FIR है? तो आप लोग निकलने लगते हैं, आप लोगों को उठा लेते हैं। तो ये चीजें देखिए, एक मुल्क है, आप उधर से कहते हैं हम आजाद मुल्क है, तो लोगों की आवाज बंद ना करें। आर्टिकल 19A 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? तो ये तो हर किसी को पता है कि वोट चोरी हुआ है और अवाम का चोरी हुआ है, आपका हमारा वोट चोरी हुआ है। तो क्या वो अपने राइट के लिए लोग नहीं बोल सकते? और जितने तक मैंने कहा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इनके पास क्या है?
ठीक ये किस कहाँ जा सकता है? ये तो अवामी हुकूमत ही नहीं है। हम किस से बात करें जिनके पास ठीक है अवाम का न्याजुल्लाह मैंडेट ही साहब, नहीं? आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया के लिए तर्जुमान बानी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा न्याजुल्लाह न्याज़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा डिसीजन है, फाइनल ऑप्शन के तौर पर एहतजाज के हक को एक्सरसाइज कर रहे हैं। कितना फ्रूटफुल होगा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम न्याज़ी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिलाखिर एहतजाज की कॉल दे दी और ये कॉल अलीमा बीबी ने दी है कि बानी पीटीआई कहते हैं कि 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पे होना चाहिए। अलीमा बीबी के बारे में भी कुछ लोग ख्याल करते हैं कि वो मोहतरमा फातिमा जना बन रही हैं। इस पर भी कॉमेंट, और फिर ये एहतजाज की कॉल अब जो दी गई है, आपको लगता है कि ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकती है या फ्रस्ट्रेशन के अंदर दी हुई कॉल है? मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है ये तो पता नहीं बननी है या नहीं बनी। मेरा जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ, और वो ये है कि जी आया तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज जो है वो जब अगर प्लान कर रही है तो वो पिछले एहतजाजों से किस हद तक मुख्तलिफ होगा। और अगर पिछले एहतजाज 3 साल में अगर खातर खा अपने को असर नहीं डाल सके या कामयाब नहीं हो सके तो ये एहतजाज क्यों कर कामयाब होगा। और फिर मेरा ख्याल है कि मौसम एक बड़ा फैक्टर होता है। ये मौसम ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर कभी कोई एहतजाज जलसे जुलूस या रैलीज प्लान करता है। अब तहरीक इंसाफ कहाँ से क्यों लेती है, उनके पास अपने पास सियासी दिमाग कितना कुछ है, और ज़रूर कोई ना कोई उनके सामने कोई तरजीह होगी। लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं और जो कुछ होता रहा है उसमें तो ये मुमकिन नहीं है कि ये एहतजाज जो है वो पनप पाए। और उसकी वजह सिर्फ दो ही बताइए जो भी मैंने अर्ज़ किया है। एक तो यह है कि तहरीक इंसाफ 3 साल से ये एहतजाज कर रही है, उनका वर्कर्स सड़क के ऊपर है। इमरान खान साहब की अपनी वलवला अंगेज़ क़यादत मुयस्सर रही है। 2022 में ख़ुद वो लॉन्ग मार्च लेके आए थे 25 मई को पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ। फिर वो लाहौर से निकले थे 26 नवंबर को, 20-22 को और 26 को पता नहीं इस्लामाबाद पहुंचे थे या 26 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचे थे। तो सब के अंदर उनको मुँह की खानी पड़ी थी, कामयाब नहीं हुए थे। जेल वो तहरीक नाकाम हुई। अभी रेमिटेंसेस का कहा था और किस शद्दोमत के साथ कहा था कि रेमिटेंसेस एक नहीं 2 कॉल नहीं दी बल्कि कई कॉल दी। और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तानी हमें बार बार कहते हैं ओवरसीज़ की आप करें और यहाँ पे आप देखें कितना बड़ा इंकलाब आता है। पता चला जी 30% रेमिटेंसेस हमारी इंक्रीज़ हो गई हैं या अब 25%, 28%। तो ये सारे चीज़ों में सबक होता है सियासतदानों के लिए। और जब वो हिकमत अमली बनाते हैं तो सारी चीज़ें पिछली जो कमी पेशी है उसके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब या उनके जो लीडर्स हैं वो उनके सामने कमी पेशी है या नहीं है। लेकिन मुझे ये है कि मुझे अफसोस होगा कि तहरीक इंसाफ जो है अपनी नाअहली की वजह से और अपनी कमज़ोर हिकमत अमली की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, इतनी बड़ी पब्लिक सपोर्ट के बावजूद उनके वो जो है एक बंद गली में फंसी हो, जैसा कि तहरीक इंसाफ आज फंसी हुई है। बहुत दिनों से हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से सुन रहे थे कि स्ट्रैटेजी 2 तरफा होगी, 2 धारी तलवार चलाएंगे कि एक तरफ मुज़ाकरात भी हो रहे होंगे और फिर तहरीक भी चलेगी। लेकिन आज कम अज़ कम ये क्लैरिटी आ गई बैरिस्टर गौहर के ये कहने से कि जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत पर यकीन नहीं है, इसलिए बातचीत नहीं, एहतजाज करेंगे, एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, पूरा फोकस एहतजाज पे होना चाहिए। यानी एक ही ऑप्शन है जिस पर रिलाई कर रही है पीटीआई, एंड दैट इज टू प्रोटेस्ट। देखिए जी, अब ये बात बड़ी जो एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर मैं और आप जो है उसमें क्लूलेस हो सकते हैं। वो ये है कि जब कोई बातचीत हो रही होती है या इवन बातचीत मैच्योर भी हो चुकी होती है तो ज़रूरी नहीं कि मेरे और आपके इल्म में भी आए या उसका ढिंढोरा पीटा जाए। मसलन आप कई अफवाहें सुनी होंगी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहुँचे हुए हैं लंदन से। अब नवाज शरीफ साहब पहुँच जाए कानो कान खबर नहीं हुई, लेकिन एक खबर एकदम जो है पब्लिक में आई कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे। अब मैं अपने ज़ाहिर है हमारे तो तजिए होता है, हर नाम इल्म नजूम जाते हैं, ना जायचा निकाल सकते हैं, ना अंदर की खबरें होती हैं। लेकिन हो सकता है नवाज शरीफ, मैं वैसे एक तस्वुराती बात कर रहा हूँ, हो सकता है नवाज शरीफ साहब की इमरान खान साहब की मुलाकात हो चुकी हो। ये जो पिछले कई दिनों से जो इमरान खान साहब ने मसला आज भी खबर दी है कि मुझे अखबार नहीं दी जा रही, टीवी नहीं दिखाया जा रहा,
तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी वजह कोई ऐसी होगी कि अखबार और टीवी जो है वो कोई इशू होगा एक हफ्ते के लिए या हफ्ते 8 के लिए 8 दिन के लिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हो सकता है कि वो एक ऑप्टिक्स कई दफ़ा एक देर होता है और पीछे कुछ और पता चलता है, क्योंकि कई दफ़ा मामला तय हो जाता है और आपको यकदम खबर ब्रेक होती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जद्दा के जहाज़ में बैठ के वो जा रहे होते हैं। शहबाज शरीफ साहब को भी कानो कान खबर नहीं होती जब वो जद्दा के जहाज़ में बैठ के पाकिस्तान से जो है तशरीफ ले जाते हैं। तो ये एक वाक़या नहीं है, बेशुमार वाक़या। अगर देखिए आपने तसव्वुराती बुनियादों पे कहा कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई हो इमरान खान साहब से, फ़र्ज़ कर लेते हैं हो गई हो, तो नवाज शरीफ साहब का इस मुलाकात का एजेंडा या इमरान खान साहब के लिए वो क्या लेकर गए होंगे कि ये दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय फ्रेंड? अगर हो भी गई है तो उसका मतलब यह नहीं है कि यकदम जाके एजेंडा लेके गए होंगे। सब कुछ हो गया होगा। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने कहा होगा कि फिर मैं ये अगर अव्वल तो नहीं हुई होगी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर हुई, हमने जैसे आपने कहा तस्वुराती बात करें, लेकिन अगर हो गई है, अगर फ़र्ज़ किया जो है मसलन जो है ये कह के जी मैं इमरान खान साहब से मिलने जा रहा हूँ, तो ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब को एकदम इंकशाफ होगा कि जी हफीजुल्लाह खान आ रहे हैं, आप मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे, ये नहीं। उसके लिए पहले बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी कि आए इमरान खान साहब के पास अगर मैं आऊँ तो ये बातें मान लेंगे, या इमरान खान साहब जो है उनकी ये उनकी ख्वाहिशात हैं, मैं दूसरों को कहूँगा कि आप उनकी ये बातें मान लेंगे। तो ये इस तरीके से जो मुज़ाकरात होते हैं उसका तो ये फैला होता है। मैं तो मेरे पास एक लिटमस टेस्ट है जो मैं बार बार कहता हूँ, दर्जनों दफ़ा कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अभी तक कोई केसेस ऐसे नहीं हुए कि जिससे इमरान खान साहब को कोई बहुत ज़्यादा खदशा हो। ये करप्शन के केसेस हैं, इसको भी इमरान खान साहब ने पोलिटिसाइज़ कर दिया है, और वो एक चाहे सज़ाएँ होती हैं, फिर इस तरह के मुकदमात में सज़ाएँ माफ़ भी हो जाती हैं और कई चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन असल चीज़ है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो सख्त केसेस होंगे वो जनरल फैज़ हमीद से रिलेटेड होंगे। अब आप देखें, कोई अब बंदा हर जी शऊर आदमी है, उसके ज़हन पे ये सवाल उठता है, कोई वो तो केस है ही नहीं कोई लंबा चौड़ा कि भी आप ही कर सकते हो सकता है आपने कंसर्न क्वार्टर्स में ये सवाल किया और आपको जवाब भी मिला हो, आप बता दें। नहीं, मैं जो करने की जरूरत नहीं है, मेरी अपनी अक्ल जो है वो मुझे जो बताती है, मैं उस पर 99% यकीन करता हूँ। साहब को जब उन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, या वो उनकी आपस की गुफ्तगूएं या उनके आपस में अगर कोई कंस्पिरेसी है या नहीं है, अगर वो सामने आएगी तो समझें कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब इमरान खान साहब के साथ मामला जो है वो आखिरी इंतहा तक जाता है। बाकी जितने खबरें आती हैं सच्ची भी हो सकती हैं, और मुझे और आप की तवज्जो या मीडिया की तवज्जो या जो लोग तजियाती जो सारा दिन दिमाग लड़ाते हैं, सियासी तजिए करते हैं, उनकी तवज्जो हटाने के लिए सारे काम हो रहे हो। एक होता है तवज्जो दिलाओ नोटिस, एक होता है तवज्जो हटाओ नोटिस। तो मैं तो अक्सर कहता हूँ कि ये सारी खबरें जो हमें फीड की जाती हैं और हम सारी रात बैठ के अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, ये तवज्जो हटाओ नोटिस ज़्यादा हो सकता है, तवज्जो दिलाओ नोटिस नहीं हो तो ये जो एहतजाज की खबर है न्याय साहब, ये भी बेसबब तो नहीं है, फिर इसका मतलब ये भी किसी एजेंडे के तहत होगी। और अमूमन इस तरह की खबरें तो तब दी जाती है कि जब वाकई आपको को क्लू मिल जाए कि आसानी होने वाली है। दो ही सूरतें हैं, या तो यह है कि कोई तवज्जो हटाने की है, या ये है कि जी चूँकि एहतजाज जो है ये चूँकि एस्टेब्लिशमेंट को वारा खाता है, हुकूमत को वारा खाता है। उनके बाद रावी ने चैन लिखा है। देखिए ये कुछ छोटा बदसा नहीं होता कि आपको पता चल जाए कि आपके साथ जो इमरान खान साहब जिसका इतना बड़ा हवा है, जो सारे दिन कहते हैं कि मेरे पास पाकिस्तान की 95% 90% हमायत है, और वो अपने लिए जो है चंद हज़ार बंदे ना निकाल सके, तो हुकूमत के लिए तो एक साई ऑफ रिलीफ होती है, एक इत्मीनान का सांस होता है, एक यकगुना सुकून आता है कि देखें जी एक बंदा जो है वो सड़कों पे नहीं निकाल सकता। इसलिए तो चुनाचे आप देखें कि कई होती हैं चीज़ें होती हैं, नहरों के मामले पे कोई एहतजाज हो, कोई उस्तादा आ जाए तो तरीके साहब वाले उनके झंडे लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। ये जो कैफियत है, ये मेरा ख्याल है कि कस्बा पुरसी की कैफियत है, और बड़ी एक तरीके से इंसाफ के लिए पशेमानी की परेशानी की कैफियत है, कोई आम नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ ही।
ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा माली साल 2023-24 की सालाना ऑडिट रिपोर्ट ने वफाकी वजारतों और इदारों के माली नज़्म नस्ब पर कई संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में 1100 अरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों, कवायद की खिलाफ वर्जियों और फंड्स के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ किया गया है, जो न सिर्फ रियासती निज़ाम में दाखिली कमजोरियों की गमाजी करता है बल्कि इदारा जाती एहतसाब के फुकदान को भी बेनकाब करता है। रिपोर्ट में सबसे संगीन मामला 35,90,000 टन गंदम की दरामद को करार दिया गया है, जो उस वक्त की गई जब मुल्क में मकामी सतह पर वाफर गंदम मौजूद थी। इस फैसले से 300 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ और मकामी मंडी में गंदम की भरमार हुई और काश्तकारों को माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यह मामला सिर्फ माली बदइंतजामी का अक्कास नहीं बल्कि पॉलिसी सतह पर मशवरा और फैसला साजी के अमल की नाकामी की अलामत भी है। रिपोर्ट में यह वाज़ेह भी किया गया है कि कई वजारतों और महकमों ने बजट की मंजूरी के बगैर अखराजात किए, जो मालियाती कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इसके अलावा कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुलाजमीन को गैर मामूली अलाउंसेस की सूरत में इजाफी अदायगियाँ की गई, जो कौमी ख़जाने पर गैर ज़रूरी बोझ बन गई। इसी तरह निजी तालीमी इदारों की रेगुलेटरी अथॉरिटी में मुलाजमीन को गैर कानूनी तनख्वाहें और मराद दी गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 1.69 अरब रुपए की खुर्द बुर्द और फर्जी अदायगियों के 5 केसेस सामने आए, जबकि 689 अरब रुपए की मालियत के 107 रिकवरी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिन पर फौरी इस्लाही कार्रवाई की जरूरत है। इन बेज़ाब्तगियों के अलावा रिपोर्ट में दर्जनों ऑडिट पैराज ऐसे भी शामिल हैं जो माली लिहाज से निस्बतन कम अहमियत के हामिल तो थे, लेकिन वो अंदरूनी निज़ाम की खराबी, गैर मौसर निगरानी और तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जियों को ज़ाहिर करते हैं। इन पैराज को माली नज़्मो एहतसाब की मैनेजमेंट रिपोर्ट में शामिल किया गया है, लेकिन इन्हें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश नहीं किया गया। बहरहाल ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट के आखिर में माली बेज़ाब्तगियों के सद्देबाब के लिए कई अहम सिफारिशात भी पेश की गई हैं और यकीनन इन सिफारिशात पर ऑडिट पैराज को दूर करना भी वक्त की अहम ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत की जानिब से मईशत की बेहतरी के मुसलसल दावे सामने आ रहे हैं। हुक्काम माशी आशारिया मस्बत करार देते हुए ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी वाक़ हो रही है और इक़्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ पेशकदमी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार दावों के बरक्स इख्तल हकीकत बयान कर रहे हैं। और वो हकीकत यह है कि मुल्की मईशत अब भी कर्जों की दलदल में बुरी तरह फंस चुकी है। कर्ज का बोझ मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है और ये सूरत हाल सिर्फ इक़्तिसादी माहिरीन ही के लिए नहीं बल्कि आम शहरी के लिए भी तशवीश का बायस बनी हुई है। अब जैसा कि स्टेट बैंक की जारी करदा दस्तावेज़ात के मुताबिक मई 2025 की हुकूमत के कर्जों का मजमूई हजम रिकॉर्ड 76,045 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। जून 2024 में यह हजम 68,914 अरब रुपए था और सिर्फ 12 माह के दौरान इसमें 8,312 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। माली साल 2024-25 के इब्तदाई 11 माह यानी जुलाई 2024 से मई 2025 के दरमियान वफाकी हुकूमत ने 7,131 अरब रुपए के नए कर्ज हासिल किए। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि सिर्फ मई 2025 के एक महीने के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जो माली पॉलिसी की समत पर सवालिया निशान है। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2025 में वफाकी हुकूमत के कर्जों में से 53,460 अरब रुपए मकामी ज़राए से लिए गए, जबकि 22,585 अरब रुपए बैरूनी कर्जों पर मुश्तमिल है। यानी कर्जों का बड़ा हिस्सा अब भी अंदरूनी मालियाती इदारों, बैंक्स और दीगर कौमी ज़राए से हासिल किया जा रहा है। इससे न सिर्फ मालियाती मार्केट पर दबाव बढ़ रहा है बल्कि निजी शोबे के लिए सरमाए की दस्तियाबी भी महदूद हो रही है, जो सनती और तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्जों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, कशकोल बन गया है कौमी निशा हमारा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।